हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीपीसी सूत्र में, जहां आज हम अपने ऐसे सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। और हमारा टॉपिक है आज बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए। जैसा कि आप सभी को पता है कि तीन लॉज आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिप्लेस करके तीन अलग कानून लाए गए हैं। तो आज हमारा ऐसे का टॉपिक बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए है। और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स ऐसे में आते हैं, आप आज का ऐसे देखने के बाद, आज के ऐसे कंटेंट समझने के बाद आप कोई भी टॉपिक अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम सिलेबस में हमारा नेशनल लेवल इश्यूज के अंदर आता है ये टॉपिक। और इससे रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स को जॉट डाउन किया है मैंने अलग अलग पॉइंट्स में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर अगर ऐसे लिखने को आता है तो आज के कंटेंट के हिसाब से आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम, जैसा कि हम पहले भी देखते आए हैं कि हमारे पास 3 आवर्स का टाइम होता है और हमको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो 45 मिनट्स पर क्वेश्चन हमारे पास रहता है। तो हमारा अप्रोच इस तरीके से रहता है कि पहले हम स्ट्रक्चर बना लें अपना। तो 5 to 10 मिनट्स में हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिए कि हमारा ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देन स्ट्रक्चर के बाद हम आगे बचे हुए 30 to 35 मिनट्स में अपने ऐसे को बहुत स्मूथली अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर्स में देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेजर प्रोविजंस बताना है कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनके क्या मेजर प्रोविजंस हैं। ओके, इनके अंदर क्या क्या चीजें आई हैं। जैसे बीएनएसएस में सेडिशन को रिमूवल कर दिया है, मॉब लिंचिंग के लिए स्ट्रिक्टर कानून लाए गए हैं। ओके, न्यू ऑफेंसेस को ऐड किया गया है जो आईपीसी में नहीं थे। जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की गई है। तो इस तरीके से हम उसको पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेंगे, जिसमें हमको क्या क्या बात करनी है आगे वो हम कर पाएंगे आगे अच्छे से। फिर उसके इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस के बारे में हम समझेंगे कि क्या इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस हैं इस नए कानून के आने से, और क्या चैलेंजेस और कंसर्न्स हमको फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, ये नया कानून तो आ गया है लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे भाई ट्रेनिंग नहीं मिला है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कानून में तो आ गया, पेपर में तो आ गया, लेकिन ग्रास रूट लेवल में उतारने के लिए बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। फिर लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे अपने पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन को हम क्वेश्चन के तौर पे भी शुरू कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है मैंने। इज इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फाइनली इवॉल्विंग टू मीट द डिमांड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, और आर द न्यू लीगल रिफॉर्म जस्ट अनदर सेट ऑफ लॉ ऑन पेपर। तो वो सही में मॉडर्न सोसाइटी की डिमांड को पूरा कर रहा है कि सिर्फ एक पेपर पे लॉ उतार दिया गया है वो है। तो चलिए इस पे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से स्टार्ट करने से, कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसा रेस कर देने से क्या होता है कि अच्छे से एक अप्रोच बन पाती है। जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर चेक कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा एक इंक्लूसिवनेस आ जाती है। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों जो हैं वो 1 जुलाई 2024 में इनेक्ट हुए। किसको रिप्लेस किया है पता है आपको? इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जैसा कि पता है कि इंडियन पीनल कोड, ये सब लॉज जो हैं वो ब्रिटिश टाइम्स के हैं। ओके, ब्रिटिश टाइम्स के हैं। जैसे ये 1860 में आया था। ओके, ये आपको आया था 1872 में आया था, ये आया था 1861 में, लेकिन इसको रिप्लेस करके 1972 में फिर से लाया गया था। तो इसलिए जैसे बोलते हैं सीआरपीसी 1972, ये पहले ब्रिटिश टाइम पे आया था लेकिन इसको खारिज करके फिर 1972 में इसको अमेंडमेंट्स करके नया कानून लाया गया था। तो ये उसका हिस्ट्री हो गया। तो आप हिस्ट्री बता के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि पता है कि प्रीवियस लॉज में बहुत सारे क्राइम्स को, मॉडर्न टाइम्स के क्राइम्स को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो कोड लाया गया है, जो संहिता लाई गई है, उसमें कौन कौन से क्राइम्स को इंक्लूड कर लिया गया है? साइबर क्राइम, टेररिज्म, फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब जैसे किडनैपिंग वगैरह हो गया। ओके, और ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम्स को भी इसमें एक इनकॉर्पोरेट करके लीगली वैलिड किया गया है कि ये सब क्राइम्स हैं। ओके,
फिर इंडियन जस्टिस सिस्टम हैज बीन प्लेग्ड बाय स्लो ट्रायल्स। ओके, जैसा आपको पता है कि ये जो पुराने लॉस थे उसकी वजह से ट्रायल्स बहुत स्लो होते थे। ओके, पेंडेंसी बढ़ जाती थी और इफिशिएंसीज भी बहुत, प्रोसीजर एफिशिएंसी भी बहुत डाउन थी। तो ये सबको ओवरकम करने के लिए ये नए कानून लाए गए हैं। ओके, तो नया कानून का एम क्या है हम ये देख लेते हैं कि रिप्लेस करना आउटडेटेड कानून को, ये तो पता ही है हमको, है ना। फास्टर ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशंस हो पाए, स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस का फॉलो किया जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाए लॉ इन्फोर्समेंट में। टेक्नोलॉजी से कितना हेल्पफुल हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा, है ना। तो वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। और विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन का काम किया जाए। स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट फॉर सीरियस क्राइम्स जैसे मॉब लिंचिंग, टेररिज्म, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये सब के लिए भी स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स लाई गई हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन का फ्लो लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपका ऐसे में तैयार होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि मेजर प्रोविजंस क्या क्या हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में। क्या क्या मेजर प्रोविजंस हैं? तो सबसे पहला, नए ऑफेंसेस को इनकॉर्पोरेट किया है, जैसा कि टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो गया, ओके, और ग्रीवियस हर्ट और मर्डर वगैरह। तो ये सब के लिए भी एक नए नए ये सब टर्मिनोलॉजीज और ये ऑफेंसेस को भी ऐड किया गया है। फिर सेडिशन लॉ, जैसा कि आप जानते हैं कि सेडिशन लॉ का यूज करके बहुत उसका दुरुपयोग किया जाता था। ये सेडिशन लॉ एक टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स यूज करते थे हम लोगों के ऊपर। तो इसको हटा के क्या अलग अलग कानून, मतलब क्या क्या लॉज लाए गए हैं? सेसेशन मतलब कोई बात करने लगे कि भाई हमको देश से अलग होना है, ठीक है। जैसे खालिस्तान बोलता रहता है बार बार कि हमको भाई अपने देश से अलग होना है। तो इस तरीके के अगर सेसेशन अगर कोई करने की कोशिश करता है तो उसको पिनलाइज किया जाएगा। हो गया, आर्म रिबेलियन कोई करता है तो उसको पिनलाइज किया जाएगा। और ऐसा कोई भी एक्ट जो नेशनल सॉवरेनिटी और यूनिटी को हमारे तोड़े, तो उसके उसके ऊपर भी स्ट्रिक्टर लॉज और ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है बीएनएस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये भी एक अलग चीज को, इसको भी स्ट्रिक्टर किया गया है। क्या होता था कि पहले मान लीजिए कोई गलतीवश किसी से किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे मान लीजिए वाइल डूइंग द जॉब, ओके, कोई पुलिस वाला है या कोई भी है, तो वो अपना जॉब कर रहा है, नेग्लिजेंस के कारण अगर किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो पहले क्या था कि 2 साल की सजा थी, लेकिन अब उसको 5 इयर्स का कर दिया गया है। ओके, हाउएवर डॉक्टर्स के लिए ये छूट दी गई है कि वो 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट ही उनको होगा। ओके, नाउ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। अब मॉब लिंचिंग के लिए भी स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स लाई गई हैं, यहां तक कि डेथ सेंटेंस का भी प्रोविजन मॉब लिंचिंग के केस में रखा गया है। जेंडर न्यूट्रलिटी भी दिया गया, जेंडर न्यूट्रलिटी है इसमें, जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की गई है। ओके, और कम्युनिटी सर्विसेज को भी एज अ पनिशमेंट, स्मॉलर, जैसे छोटे छोटे कोई गलतियां हो जाती हैं, कुछ अपराध हो जाते हैं, तो उसके लिए किसी ने फर्स्ट टाइम अगर वो किया है तो उसको कम्युनिटी सर्विस, कि भाई तुमको 10 दिन ये सब काम करना है, सोशल वर्क करना है, अनपेड रहेगा, सोशल वर्क करके आपको ये आ, खत्म करना है अपने गलत जो आप लोगों ने किए हैं उसको, आपको एज अ पनिशमेंट सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस मिलेगा। अब मेजर प्रोविजंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या क्या है वो अपन देखते हैं। सबसे पहला कि फॉरेंसिक एविडेंस और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया गया है। अब बात करते हैं कि 7 इयर्स, अगर 7 साल से ज्यादा किसी को पनिशमेंट मिल रही है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक एविडेंसेस का होना मैंडेटरी है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी अब कोर्ट में एडमिसिबल किया जा रहा है, ठीक है। फास्टर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स के लिए स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को 90 डेज में आपको कंप्लीट करना है पुलिस को, है ना। ट्रायल प्रोसीडिंग्स को भी डिजिटाइज किया जा रहा है, प्रमोटिंग पेपरलेस कोर्ट्स की बात की जा रही है इसके अंदर, इस बीएनएसएस के अंदर। ओके, स्ट्रॉन्गर बेल प्रोविजंस रखे गए हैं। ओके, स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए, मतलब मान लीजिए जो बार बार गलत करते हैं, बार बार ऑफेंस करते हैं, तो उनके लिए स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं बेल के लिए, इसे आसानी से बेल नहीं मिल जाएगा आपको। टाइमलाइंस की बात की है, जैसे मान लीजिए बहुत ही ज्यादा जब रेप केसेस की बात करते हैं एग्जांपल, तो जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट्स, कोई डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना है विद इन 7 डेज, जैसे ही जांच किए 7 दिन के अंदर मैंडेटरी है उसको, आपको मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी है। ओके, अब इन्वेस्टिगेशन चालू कर देना है, जैसे ही पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट मिला, इन्वेस्टिगेशन चालू किया, ठीक है। तो चार्जेस फ्रेमिंग 60 दिन के अंदर
ओके, हियरिंग जैसे हुई 60 दिन के अंदर आपको चार्जेस वगैरह फ्रेम करके चार्जशीट फाइल कर देनी है। ओके, और विक्टिम को हर 90 दिन के अंदर प्रोग्रेस प्रोवाइड करनी ही करनी है। और जैसे ही सारे बयान और सारी सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, कोर्ट की हियरिंग कंप्लीट होती है, तो जजमेंट देने में 30 दिन से ज्यादा नहीं लगना है। ओके, कुछ केसेस में 45 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस हैं, ये टाइमलाइंस फिक्स की गई हैं। ओके, पहले आर्बिट्रेरी था, पहले ये सब चीजें फिक्स नहीं थी आप सीआरपीसी में, लेकिन अब बीएनएसएस में ये टाइमलाइंस भी फिक्स कर दी गई हैं, जिससे स्पीडी ट्रायल्स होते हैं और फास्टर हमारे जजमेंट्स आते हैं। अब सिटीजन फ्रेंडली इसको बनाया गया है। कैसे बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकली किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको कोर्ट बार बार जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट की हियरिंग हो रही है। तो इस चीज से पता चलता है कि सिटीजन फ्रेंडली भी है ये बीएनएसएस। ओके, अब पावर, पुलिस को और जुडिशरी को पावर भी ज्यादा दी गई है। पहले क्या होता रहा कि जैसे कस्टडी, अगर पुलिस को कस्टडी लेना है तो 15 डेज तक ही ले सकती थी। अब क्या होता है, एक्सेप्शनल केस में 15 डेज के बियॉन्ड भी हम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है 15 डेज की पुलिस कस्टडी उसके बाद जुडिशियल कस्टडी जाना पड़ता है, लेकिन नहीं, अब पुलिस चाहे तो आगे आने वाले पीरियड में जरूरी नहीं है कि तुरंत उसको पुलिस कस्टडी लेना पड़े, वो बीच में भी जुडिशियल प्रोसीजर के बीच में भी पुलिस कस्टडी ले सकता है। सैंपल कलेक्शंस की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस हैं, वॉइस सैंपल्स हैं, है ना, ये सब चीजें पहले अरेस्ट के टाइम पे ही ली जाती थी, लेकिन अब क्या है, सीआर इसके बियॉन्ड, अब बिना बिना हम अरेस्ट किए भी ये सब चीजों का एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे मेजर प्रोविजंस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं एज कंपेयर टू सीआरपीसी। अब आता है थर्ड हमारा भारतीय साक्ष्य एक्ट। ओके, तो इसमें क्या क्या मेजर प्रोविजंस हैं। इसमें एविडेंसेस की बात की जाए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एक्सेप्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, सोशल मीडिया का डेटा भी एडमिसिबल है कोर्ट में। ओके, डिजिटल फॉरेंसिक्स को इंकरेज किया गया है, ऑथेंटिकेशन ऑफ एविडेंस को भी किया जा रहा है कि मतलब डिजिटल एविडेंसेस तो आप ले रहे हैं, लेकिन उसका ऑथेंटिकेशन करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे तो कोई भी मॉफ्ड वीडियोस, मॉफ्ड डिजिटल एविडेंसेस लाके केस को इधर उधर कर सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैब्रिकेटेड एविडेंस, वही बात कर रहा था कि फैब्रिकेट, कोई एविडेंस को फैब्रिकेट करके ना ले आए, इसलिए उसको प्रिवेंट करना, है ना, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस और इनहेंस प्रोटेक्शंस फॉर विशल ब्लोअर्स एंड इन्फॉर्मेंट्स। मेजर इश्यूज तो यही रहता है कि भाई कोई विशल ब्लोअर है, कोई इन्फॉर्मेंट है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को कौन इंश्योर करेगा, तो ये सब चीजों में भी ये प्रोटेक्शन दी गई है इस कानून के अंदर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिसिबिलिटी रूल्स। ओके, मतलब कोर्ट में क्या चीज एडमिसिबल है क्या नहीं है, तो वो सिंप्लीफाई कर दिया गया है, एकदम ट्रांसपेरेंट रखा गया है चीजों को, कि कोई भी एविडेंस है उसको एडमिसिबल किया जाएगा, है ना। तो चीजों को आसान बनाने के लिए ये सब एक्ट्स और लाए गए हैं। साइंटिफिक मेथड्स के लिए भी एम्फेसिस डाला जा रहा है, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, क्रिमिनल केसेस। ओके, और प्रोविजंस जो हैं फैब्रिकेटेड मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस रखे गए हैं कि कोई भी अगर इस प्रकार की गलती करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो ये तीनों कानून के हमारे मेजर प्रोविजंस थे जो आप अपने ऐसे में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिला है, आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बहुत बढ़िया आपका ऐसे तैयार होगा। अब हम इसके इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं कि ये तीन कानून आने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप इतना पढ़े, अभी आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि फास्टर जस्टिस। ओके, जैसे टाइमलाइन डिसाइड हो गया। ओके, तो ट्रायल्स और केसेस क्या है कि जल्दी जल्दी होंगे सॉल्व, इजियर होंगे। एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस को माना जा रहा है, क्योंकि न्यू एज, मॉडर्न एज में नए टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें एविडेंसेस भी, डिजिटल एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसको जस्टिस मिल सके इसलिए ये कानून लाए गए हैं। तो फास्टर जस्टिस मिल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी को इनहेंस किया गया है, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बीएनएस के अंदर लाके। ठीक है, विक्टिम प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। ठीक है, और मॉडर्न लीगल प्रोसीजर्स यूज किए जा रहे हैं, फॉरेंसिक एविडेंसेस, डिजिटल रिकॉर्ड, है ना, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो चीजों को आसान किया जा रहा है और मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और लॉज को इन्फोर्स करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में पावर सबको दिया गया है, और इतना पावर दिया गया है कि चेक्स एंड बैलेंसेस भी मेंटेन रहे।
है ना, कि इसका प्रिवेंट कर सकें, किसी का मिसयूज ना हो। अब देखते हैं कि भाई नए नए कानून तो हम पेपर में ले आते हैं, लेकिन बहुत सारे उसको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। तो उसमें से कुछ चैलेंजेस को मैंने यहाँ पे शो किया है। सबसे पहले है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस। आप लॉ तो ले आए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज द्वारा इम्प्लीमेंट करना है, तो उसकी ट्रेनिंग, सभी सभी लोगों को ट्रेनिंग मिल सके, ठीक है। न्यू फॉरेंसिक्स और एडवांस डिजिटल एविडेंसेस मेथोलॉजीज का यूज किया जाए, उसके बारे में लोग जो डिपार्टमेंट में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको उस प्रकार की ट्रेनिंग मिले, है ना, वो चीज वो यूज कर पाए। तो ये चीज जरूरी है। पोटेंशियल मिसयूज ये है कि भाई पुलिस अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकता है, क्योंकि कुछ कुछ पावर्स उनकी बढ़ा दी गई हैं, तो ये थोड़े चैलेंजेस और कंसर्न्स की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है, जैसे मान लीजिए पेपर में तो आपने बोल दिया कि भाई डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स किया जाए, वो सब किया जाए, है ना, लेकिन इतना पेपर वर्क है, और पुराने पेंडिंग केसेस भी बहुत सारे हैं, और फॉरेंसिक्स लैब्स और डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो स्किल है लोगों की, वो उस भी वैसी नहीं है। तो वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीजों को भी प्रोवाइड करना है। तो ये चैलेंजेस थोड़े फेस करने पड़ रहे हैं कि नए नए कानून को इम्प्लीमेंट करने में। पब्लिक अवेयरनेस की बात है, पब्लिक को अभी पता नहीं है कि ये उनके राइट्स हैं, ओके, और इस तरीके से अलग अलग वेज में वो चीजों को देख सकते हैं। तो ये पीपल को एजुकेट करना ये सब चीजों के बारे में बहुत जरूरी है। अब लास्ट में हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो कंक्लूजन लिखने का हमारा अप्रोच हर बार ऐसे में हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये चीजों को लाया गया है, उसका क्या फ्रेमवर्क रहा है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स या कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और उसके लिए हम क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। तो इसको हम इनकॉर्पोरेट करके पूरा हम एक सैंपल कंक्लूजन मैंने यहाँ लिखा है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये 3 कानून हैं, ये इंडियन जुडिशियल सर्विस में एक सिस्टम में एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम लाने वाले हैं, और ये हमारे पूरे लॉ सिस्टम को, जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, उसको बदलने वाला है। ओके, इसमें क्या है कि फॉरेंसिक एविडेंस की, विक्टिम राइट्स की बात की गई है, डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट सीरियस क्राइम्स के लिए दिखता है ना, और इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको एडिक्वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और उनके उनके लिए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें की है। और इफ एग्जीक्यूटेड इफेक्टिव, अगर इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट किया गया, है ना, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और फास्टर जुडिशियल सिस्टम और लीगल सिस्टम को रोबस्ट बनाया जा सकता है, जिसके लिए, और इसका आउटकम ये होगा कि फेयर और मॉडर्न तरीके से हम अपने जुडिशियल सिस्टम को चला सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है, और बहुत अच्छा लगा। मैं होप करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप ऐसे का टॉपिक कोई भी इससे रिलेटेड अब उठाइए, अपने से लिखिए, प्रैक्टिस करिए, एक कंटेंट आपका बन जाएगा, तो आपको कॉल एग्जाम टाइम में अटेम्प्ट करने में बहुत इजी होगा। तो चलिए, थैंक यू। होप करता हूँ बढ़िया से आपका प्रैक्टिस चल रहा होगा। बाय बाय।